जय हिंद, जय जोहार। चलिए, करंट अफेयर की क्लासेस को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत है कि 6 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। ये प्रारंभिक परीक्षा है जो कि व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो ये करंट अफेयर का हमारा जो सेशन है, मूल रूप से सीजी पुलिस एसआई के लिए टारगेटेड रहेगा। लेकिन ये करंट अफेयर ऐसा है कि जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि सीजीपीएससी के किसी भी एग्जाम और व्यापम के द्वारा यदि भविष्य में कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस करंट अफेयर के वीडियो सेशन की जो सीरीज रहेगी, इससे जुड़े रहिए। और अब कुछ काम की बातों पर हम गौर करते हैं। जैसे कि हम सभी जान गए हैं कि अब सीजीएसआई के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका आयोजन व्यापम के द्वारा किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी खासी तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन पे लग गए होंगे। अभी बिल्कुल वो समय है सब इंस्पेक्टर के लिए कि आप नई चीजों में केवल करंट अफेयर्स को पढ़ें, उसके अलावा पुरानी सारी चीजों का रिवाइज करें। अगर कोई टॉपिक चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे कंप्यूटर का, यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और आपके लिए बिल्कुल नया है, आप उसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अभी जीएस में कोई नया टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और करंट अफेयर तो डेली नया ही होता है और करंट अफेयर नया ही पढ़ा जाता है। सब इंस्पेक्टर के पुरानी परीक्षा के पैटर्न की हम बात करें तो पुरानी परीक्षा में तो करंट अफेयर से लगभग 15 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार सेक्शन को स्पेसिफिक कर दिया गया है, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा बता दिया गया है। तो भारत और छत्तीसगढ़ से मिला जुला के 6 से 8 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स का रहना है। और अगर इस 6 से 8 करंट अफेयर्स की हम बात करें तो भाई ध्यान रहे कि इस परीक्षा का आयोजन व्यापम कर रहा है और व्यापम जब भी परीक्षा का आयोजन करता है तो उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा होता है और ये करंट अफेयर जो रहता है अधिक से अधिक 2 से ढाई महीने का रहता है। 2 से ढाई महीने का पुराना करंट अफेयर नहीं रहता है। फिर भी हम इस 2.5 महीने को 3 महीना प्लस करके चलते हैं। यदि 6 नवंबर को आपकी परीक्षा आयोजित हो रही है तो इसमें करंट अफेयर पूछने की जो संभावना है अधिक से अधिक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर तो डेफिनेटली पढ़ना है क्योंकि व्यापम की एक और खासियत ये भी है कि व्यापम 3 दिन पहले तक का करंट अफेयर दे देता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 3 दिन पहले यानी 3 नवंबर तक के करंट अफेयर के साथ मैं आपको 3 नवंबर को जरूर मिलूंगा। और मैं आज की डेट में जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक 7 या 8 अक्टूबर है आज, तब तक का करंट अफेयर्स इसमें उस डेट तक का बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलेगा। ये वीडियो का जो सेशन है हो सकता है कई पार्ट में रिलीज हो। आज तो बनाना शुरू किए, देखते हैं कितने इसके पार्ट लगते हैं। अब सारे पार्ट को आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। देखिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर एसआई की परीक्षा के लिए तो है ही, क्योंकि सामने सबसे पहले वही परीक्षा है। उसके बाद हो सकता है शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो जहां करंट अफेयर का बिल्कुल भी वेटेज नहीं है। उसके बाद व्यापम या सीजीपीएससी की कोई भी परीक्षा आयोजित होती है तो वहां डेफिनेटली करंट अफेयर का वेटेज रहेगा। हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा की भी बात करें तो भी वहां करंट अफेयर जो है जुलाई अगस्त से ही पढ़ना हम शुरू करते हैं। बहुत पुराना करंट अफेयर वहां भी नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए ये करंट अफेयर का सेशन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी हमारा पहला टारगेट क्या है? छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। अगली महत्वपूर्ण बात मेरी ये है कि ये जो करंट अफेयर है 3 महीने का समराइज करंट अफेयर है। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगस्त का हम एक साथ देख रहे हैं, सितंबर का एक साथ देख रहे हैं और अक्टूबर का एक साथ देख रहे हैं। और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई मंथली मैगजीन लेते हैं तो वो तो मंथली ही मिलेगी, वहां आप वो काम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ उन सारी मैगजीन को, इंटरनेट को और सारे न्यूज़पेपर की खबरों को समराइज करके एक साथ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़। पहले हम नेशनल और इंटरनेशनल को कवर करेंगे। और इंटरनेशनल कहने का मतलब ये नहीं सोचना है कि इंटरनेशनल तो सिलेबस में नहीं लिखा है। इंटरनेशनल कहने का मतलब वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जिसका संबंध सीधा भारत से है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय हम उस स्तर पे देखेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय मतलब अमेरिका में क्या चल रहा है वो हम नहीं देखेंगे, पर हाँ अगर भारत का उससे कोई सीधा संबंध है तब फिर हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि मंथ वाइज करंट अफेयर नहीं रहेगा, तीनों मंथ का एक साथ मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि होता क्या है, अगस्त में कुछ घोषणा की जाती है कि सितंबर में किया जाएगा, तो एक करंट हम अगस्त में पढ़ते हैं कि घोषणा की गई है, फिर एक करंट हम सितंबर में पढ़ते हैं कि जो घोषणा की गई थी वो या तो हो गया या तो नहीं हुआ। तो वही वही चीज को बार बार पढ़ने का मतलब नहीं है। इसीलिए एक साथ मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं। इस दौरान यदि कुछ अगस्त में हुआ है
और सितंबर में वो अपग्रेड हुआ है, तो मैं दोनों को आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये करंट अफेयर का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे बिल्कुल शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं चाहता हूं कि भाई एग्जाम के पहले ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ उठा सके। छत्तीसगढ़ एसआई के ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत सकार एकेडमी में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और उनके लिए जो हम अब अगला कार्य कर सकते हैं वो यही है कि एग्जाम के पहले करंट अफेयर की एक तगड़ी तैयारी कराई जा सके। उसके लिए हमारा प्रयास है कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम का फैक्ट आपके लिए इकट्ठा हो सकता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर खबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकती, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, कि अगर कोई कहीं की खबर है तो इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो समझना जरूरी है। और अगर कोई खबर है तो जरूरी नहीं है केवल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने। अगर कोई खबर है तो उसके इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, जैसे आएगा, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा मैं आपसे चर्चा करते जाऊंगा कि हाँ इस टॉपिक में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हैं, तो हम चलते हैं इस करंट अफेयर के सेशन को शुरू करते हैं। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात, ये जो मटेरियल है, स्लाइड है सारे, ये आपको बिल्कुल अवेलेबल हो सकते हैं। एक बार पूरा करंट अफेयर का सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इस स्लाइड को सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सकार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं, व्हाट्सएप से भी, फेसबुक से भी, जिस इंस्टाग्राम, जिस भी माध्यम से, हाँ यूट्यूब में पीडीएफ नहीं दे सकते, नहीं तो हम यही दे देते। जिस भी माध्यम से आप सकार एकेडमी से जुड़े हैं वहां से इसके पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो जो भी अपडेशन हो आपको पता चलते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है जो सबसे मुख्य रहा है इस दौरान अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की खबरों में, एससीओ का सम्मेलन। ठीक, तो पहले हम सम्मेलन से संबंधित ही करंट अफेयर देखते जाते हैं। सम्मेलन कहने का मतलब किसी भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं या प्रतिनिधि हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो किसी जगह मिलते हैं और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर या आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? एससीओ की। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके सम्मेलन हर साल होते हैं, और भारत का यदि उससे सीधा संबंध है तो वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। एससीओ, एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक, अब ये शंघाई सहयोग संगठन क्या है? शंघाई सहयोग संगठन 15 जून 2021 में इसकी स्थापना हुई है। इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन है क्योंकि इसका पहला सम्मेलन शंघाई में ही हुआ, लेकिन इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर शंघाई नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ते हैं, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा करंट अफेयर कम जीके का भी क्लास रहेगा। जीके के, जनरल नॉलेज के या जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, खासकर एसआई और रेलवे जैसे एग्जाम में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इवन हमारे व्यापम के एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सीजीपीएससी में जीएस संबंधित कम क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो हम इसे करंट अफेयर कम जीके का भी सेशन कह सकते हैं। तो अब जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा हो रही है, उसके सम्मेलन की चर्चा हो रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब, जैसे ये शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसके मेंबर कितने हैं, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। और भारत यदि इससे जुड़ा हुआ है तो सभी मेंबर आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत एससीओ से जुड़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, 15 जून 2001, साल याद रखिए, डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शंघाई में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। और इसके वर्तमान में 8 सदस्य है। कुछ कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 9 सदस्य है ना, लेकिन 9 सदस्य नहीं है। 9वां सदस्य जो है, यानी अगला जो 9वां सदस्य बनेगा वो है ईरान, जो संभवतः 2023 से बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं है। अभी इसके कितने सदस्य हैं? केवल और केवल 8 सदस्य हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उससे भारत जुड़ा हुआ है तो उसके सभी सदस्यों की जानकारी आपको पता होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आठों के आठों देश में आपको एक बार में रटवा दूंगा, चाहे एससीओ हो, चाहे G7 हो, G8 हो, G10 हो, G20 हो, सार्क हो, आसियान हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके सदस्य हम आपको रटवा देंगे, सबके लिए कोड है। हाँ, लेकिन कोड याद रखना पड़ेगा।
तो कोड बहुत आसान है। 8 सदस्य यदि एससीओ के आपको याद रखने हैं तो ट्रक तो मेरे ख्याल से देखा होगा सभी ने, किसी भी वैरायटी की, चाहे हाईवा हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे नॉर्मल 407 हो, तो ट्रक तो आपने देखा ही है। ट्रक का स्पेलिंग तो पता ही होगा, TRUCK, इतना तो याद रह सकता है। ठीक है, 5 देश हो गए ना, एक ट्रक में 5 देश निकल गए। अब ट्रक को आप रख लो, और रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किप। लेकिन यहाँ किप की स्पेलिंग क्या याद रखना है? KIP, किप। ठीक है, स्पेलिंग गलत याद रख लेना है, KEEP होता है, हमें भी पता है, पर यहाँ गलत याद रखिए। अब बहुत आसान है, ध्यान देंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। आप बढ़िया, आप इसे यूट्यूब में यदि देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टी, तुर्कमेनिस्तान। आर, रशिया। उ, उज्बेकिस्तान। सी, चाइना। के, कजाकिस्तान। के, किर्गिस्तान। आई, इंडिया। पी, पाकिस्तान। ध्यान रहेंगे, सबसे पहले तो कोड याद रखना है, क्या? ट्रक। ट्रक में 5 देश निकल गए, TRUC के 5 लेटर, 5 देश निकल गए, और उस ट्रक को अब आप रख लो, KIP। टी, टी, तुर्कमेनिस्तान। यू, उज्बेकिस्तान। आर, रशिया। सी, चाइना। के, कजाकिस्तान। के, किर्गिस्तान। आई, इंडिया। पी, पाकिस्तान। ध्यान रहेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है भाई, करंट का मुद्दा तो यही है। अभी हम आएंगे, इसका सम्मेलन 15-16 सितंबर को हुआ है, मोदी जी यहाँ से सम्मिलित हुए। इसका एक सम्मेलन अगस्त में हुआ है जिसमें राजनाथ सिंह सम्मिलित हुए। ये करंट है, लेकिन जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन पूछे, इससे रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। तो स्ट्रक्चर ये तो ध्यान रहेगा, मेरे ख्याल से अब याद रहेगा। और इंडिया और पाकिस्तान 2017 से इसके सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ सदस्य बने हैं 2017 से। ठीक है, ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे। अब इसके करंट के मुद्दे पे आ जाते हैं। इस साल का 2022 का जो सम्मेलन है एससीओ का, वो उज्बेकिस्तान में हुआ है, 15 और 16 सितंबर 2022। अब देखिए, इसके सम्मेलन का नंबर बहुत बढ़िया है, 2022 में 22वां सम्मेलन है और 2023 में 23वां सम्मेलन होगा। तो इसमें याद करने के लिए कठिनाई नहीं है, पर ये हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, बाकी में अलग अलग हो जाता है। तो एससीओ के लिए बढ़िया है कि 15 और 16 सितंबर को 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है ना। जगह का नाम बिल्कुल रट लेंगे, क्योंकि उज्बेकिस्तान में एससीओ का एक और सम्मेलन हुआ है, ठीक, लेकिन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ है, और समरकंद ताशकंद से 300 किलोमीटर दूर है, अलग जगह है। एक में मोदी जी गए हैं, एक में राजनाथ सिंह गए हैं, और दोनों एससीओ का सम्मेलन है ना, और दोनों अभी अभी हुआ है। तो मैं बिल्कुल आपको फर्क बता दूंगा। तो जो हम 15 और 16 सितंबर के 22वें सम्मेलन की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी देशों के लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, वो सम्मेलन हुआ है 15 और 16 सितंबर। एससीओ के साल में 2 सम्मेलन होते हैं, एक उनके रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होता है, और दूसरा उनके लीडर्स का सम्मेलन होता है। तो लीडर्स के सम्मेलन कब हुआ? 15-16 सितंबर। 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुआ है, और यही सम्मेलन अगला 2023 भारत में होगा। और इस सम्मेलन के खत्म होने के साथ देखिए, इस साल की जो मेजबानी थी उज्बेकिस्तान की थी, तो 2021 के इसके आखिरी सम्मेलन से लेकर अभी जो ये 15-16 को सम्मेलन हुआ है उज्बेकिस्तान में, इसकी मेजबानी किसने ग्रहण की? उज्बेकिस्तान ने। अध्यक्षता किसने की? उज्बेकिस्तान में। अब से लेके 2023 तक, अगले सम्मेलन तक, जो अध्यक्षता करेगा या मेजबानी करेगा, वो देश है भारत। इसीलिए अगला सम्मेलन कहां होने वाला है? भारत में। तो अगर आपसे पूछे 2023 के लिए या 2022 से लेकर के 23 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। इसीलिए भारत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर रहेंगे। ठीक, आते हैं उस पर हम धीरे से। इसके साथ ही याद रखना एससीओ की कुछ बेसिक जानकारी, की एससीओ की आधिकारिक भाषा है रूसी और चाइनीज। ठीक है, चाइनीज भाषा और रूसी भाषा, रशियन भाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। ठीक, तो मोदी जी बात कैसे समझते हैं वहां पर? भाई हर जगह ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक, तो उसके लिए ज्यादा ना सोचिए, अगले चलते हैं और इसमें क्या जानकारी काम की है देखते जाते हैं।
एससीओ में मोदी जी का भाई विशेष भाषण रहा है, तो भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा रहा है, जिसमें हमारी काम की जो बातें हैं वो बहुत सारी नहीं है, हमें उन्हीं बातों पर फोकस करना है। देखिए करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे उसमें सारी बातें रहेंगी, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट ही हर किसी को करना होता है बुक में, तो हमको सारी बातें नहीं पढ़ना है, काम की बातें पढ़ना है। काम की बातें क्या है भाई? अब चूंकि भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है, तो भारत अब बहुत सारा प्रस्ताव रखेगा जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बाजरा खाद्य महोत्सव। प्रधानमंत्री जी ने एससीओ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मिलेट फूड फेस्टिवल, बाजरा खाद्य महोत्सव का प्रस्ताव रखा है कि भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बाजरा से संबंधित एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए। ये एक प्रस्ताव रखा है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एससीओ में किस अनाज से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खाद्य त्योहार या फूड फेस्टिवल का आयोजन रखा गया है, तो वो कौन सा है? आपका बाजरा। ठीक है, ऐसे कीवर्ड पकड़ना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, अब चूंकि भारत ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, तो समरकंद में जो इसका 22वां सम्मेलन हुआ है, उसमें मोदी जी ने मंदिरों और घाटों के शहर वाराणसी को 2022 और 23 के लिए पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया है कि भाई अब चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा है, अब वाराणसी मोदी जी का क्षेत्र है जैसा कि आपको पता है, तो घाटों और मंदिरों के शहर, ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। घाटों और मंदिरों का शहर किसे कहा जा रहा है? वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मोदी जी ने कहा एससीओ में नामित किया, नॉमिनेट किया है। ध्यान रहेगा, ठीक है? तो ये एक फैक्ट अगला याद रखना है। उसके अलावा एससीओ का ही, जैसे कि मैं कहा, दूसरा जो सम्मेलन था वो कब हुआ था? 24 अगस्त को हुआ था, जिसमें रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह शामिल हुए थे, और ये सम्मेलन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। ध्यान रहेगा। तो एससीओ के दो सम्मेलन हुए, एक अगस्त में हुआ है उज्बेकिस्तान में ही, तो उसकी राजधानी ताशकंद में हुआ है। जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, हमारे यहाँ से राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। ठीक, अब वहां कोई खास बातें नहीं रही है। फिर जो बड़ा सम्मेलन है आपका 15-16 सितंबर में हुआ है, 22वां सम्मेलन, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन था, जिसमें हमारे यहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया। तो ये वो सारे फैक्ट हैं जो एससीओ से संबंधित है। अब आपको समझ में आ रहा है करंट अफेयर पढ़ा कैसे जाता है? करंट अफेयर ये नहीं कि आप मैगजीन उठाए और पढ़ लिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगर केवल सिंपल न्यूज है तो वो आप बिल्कुल हेडलाइन पढ़ सकते हो कि ये घटना यहाँ हुई, ये चर्चित स्थल यहाँ पे था, ये नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, किसने किया है, क्या है, कैसा है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या हिस्टोरिकल प्लेस है या पॉइंट है, ऐसी कोई जगह है, तो उससे रिलेटेड पुराने फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, और आपके एग्जाम का सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए एससीओ के बारे में मेरे ख्याल से सभी जानकारी आपको क्लियर है। एससीओ के मेंबर भी आपको बिल्कुल याद हुए होंगे। मेंबर क्या है? ट्रक, कीप, सभी ऑर्गेनाइजेशन रटवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसी सम्मेलन की श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। अगला सम्मेलन हम देखते हैं जो नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस दौरान दिल्ली आई थी। दिल्ली आकर इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से चर्चा की और विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इस समझौते में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझौते तो बहुत सारे हुए, शिक्षा हुआ, व्यापार हुआ, पर्यटन हुआ, इन इन मुद्दों पर विकास किया जाएगा, ऐसी बातें होती रहती है। पर जो फैक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो दो फैक्ट है हमारे एग्जाम में। पहला पहला है आपका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। ये मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? बांग्लादेश में है। कहाँ है भाई? सबसे पहले तो याद रखना है कहाँ है, बांग्लादेश में है। इसके लिए भारत सरकार ने रियायती वित्त पोषण किया था, मतलब सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया था, ताकि बांग्लादेश में इस सुपर थर्मल पावर प्लांट का उत्पादन किया जा सके, जिससे बांग्लादेश की उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट बढ़ जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है कितनी बढ़ जाएगी? 1320। तो यहां से जो कीवर्ड आपको याद रखना है क्या? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और मोदी जी, शेख हसीना, या भारत और बांग्लादेश के बीच दो पावर प्लांट के लिए समझौता हुआ है। पहला कौन सा है? मैत्री, जो कि बांग्लादेश में ही है, और उससे कितनी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी? 1320 मेगावाट की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। दूसरा पावर प्लांट जो है, दूसरा पावर प्लांट 1600 मेगावाट का है, गोड्डा, और ये गोड्डा झारखंड में है।
गोड्डा विद्युत परियोजना और बांग्लादेश को समर्पित पारेषण लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन, ये झारखंड के गोड्डा से एक सप्लाई लाइन जा रही है बांग्लादेश, जिससे बांग्लादेश को विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये गोड्डा पावर प्लांट अडानी पावर का है, अडानी ग्रुप का है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका अडानी समूह से, इसके पीछे आ गया है, आप समझ जाइएगा, अभी हटाऊंगा दिख जाएगा। ये प्रोजेक्ट आपका अडानी समूह से संबंधित है और इस परियोजना का क्या नाम दिया गया है, इस परियोजना का नाम दिया गया है बिजॉय दिबोस परियोजना। और 16 दिसंबर 2022 को इस ट्रांसमिशन लाइन से विद्युत सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ध्यान रहेगा। तो 1600 मेगावाट का गोड्डा पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्लांट है ना, कोयला जला के विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब अडानी है तो मैक्सिमम कोयला जलेगा, हालांकि अडानी ग्रीन्स भी है जो पवन ऊर्जा से संबंधित भारत में सबसे बड़ा कार्य कर रही है। सोलर पैनल से भी संबंधित अडानी ग्रुप बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। अडानी ग्रीन है, रिलायंस है, इसके अलावा आपका सुजलॉन है, ये बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए उस मुद्दे को भी हटाते हैं, इस पे वापस आते हैं। तो पहली परियोजना तो मैत्री है और दूसरी परियोजना का नाम है बिजॉय दिबोस। ये बिजॉय दिबोस बेसिकली विजय दिवस है, बंगाली में वो बिजॉय दिबोस है और हिंदी में क्या है, विजय दिवस। विजय दिवस अब बांग्लादेशियों के लिए क्या होगा, 1971। 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए, जुड़ रहा है फैक्ट, ऐसा ही फैक्ट जुड़ता है और क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना 1971 में बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 16 दिसंबर को उसमें विजय हासिल की गई थी। इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस कहा जाता है बांग्लादेश के लिए और उसी के नाम पे ये परियोजना है, बिजॉय दिबोस परियोजना। और इसीलिए अडानी ग्रुप इसमें सप्लाई कब से शुरू कर रहा है, 16 दिसंबर से पावर सप्लाई शुरू कर देगा। ठीक, तो ये 1600 मेगावाट का कुल प्रोजेक्ट है, इसमें से कितना विद्युत जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन हाँ विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ध्यान रहेगा। तो बांग्लादेश के साथ दो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता है, एक मैत्री 1320 मेगावाट जो बढ़ाएगा, जो खुद कहाँ है, बांग्लादेश में। दूसरा गोड्डा जो झारखंड में है, अडानी ग्रुप का है, वहां से पावर सप्लाई कहाँ जाएगी, बांग्लादेश को। ध्यान रहेगा। तो बांग्लादेश के साथ ये दो समझौता ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से सारे फैक्ट यहाँ पर क्लियर है। आप एक एक बार बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीछे का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप जाके स्क्रीनशॉट ले लें। पीडीएफ जब लेते रहेंगे, ये एक हो गया। उसके बाद आप इसे यहाँ पर अगला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये हमारा हो गया बांग्लादेश के साथ समझौता, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, करंट अफेयर समिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो नहीं है, पर चूंकि इस दौरान एक सम्मेलन हुआ है जो डेयरी से संबंधित है और दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में सबसे पहले स्थान पर है, इसीलिए इस प्रकार के सम्मेलन की मेजबानी भी किसने की है, भारत ने की है। तो इससे संबंधित फैक्ट आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट, आईडीएफ क्या है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का वर्ल्ड डेयरी समिट कहां आयोजित हुआ है, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित किया गया। तो जगह का नाम याद रखना है। किसने इसका उद्घाटन किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी ने जिस चीज का उद्घाटन किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के पास है, यूपी का शहर है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा बेसिकली क्या है, NOIDA, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ये ग्रेटर नोएडा है। अब पूरे नोएडा को क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, नया नाम है, याद रखेंगे उसका। नया नाम मतलब 2-3 साल 4 साल हो चुका है इस नाम को रखे हुए। तो यहाँ पर विश्व डेयरी सम्मेलन हुआ है आपका। ठीक, भारत इससे पूर्व इस प्रकार का सम्मेलन कब किया था, 1974 में। अब भारत में इस प्रकार का यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ध्यान रहेगा। ठीक, अब इसी दौरान G20 भी चर्चा में रहा है। G20 कैसे चर्चा में रहा है कि भाई विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि G20 का अगला सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा और पूरी मेजबानी 1 साल के लिए भारत करेगा। अब G20 के बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, G20, B20, W20, U20, T20, ऐसे बहुत सारे G20 के अंतर्गत सम्मेलन होते हैं। G20 क्या है, एक विकासशील देशों का समूह है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका मुख्यालय नहीं है।
इसका कोई अध्यक्ष नहीं रहता है, ये एक ग्रुप है। 20 विकासशील देशों का ग्रुप है, विकासशील प्लस विकसित। अमेरिका रशिया जैसे देश भी इसमें शामिल है। तो विकासशील प्लस विकसित देशों का ये एक समूह है, 20 देश इसके अंतर्गत शामिल है। और इसका इस साल का जो सम्मेलन है G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में होने वाला है, ठीक है, 2022 में। लेकिन ये जो सम्मेलन है ये 15 नवंबर को होगा। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इस साल कहाँ होने वाला है, क्योंकि वो तब तक आपके 6 नवंबर एग्जाम तक नहीं हुआ रहेगा। और जब 6 नवंबर के बाद ये 15 नवंबर को होगा सम्मेलन, तब इससे संबंधित फैक्ट और सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो अभी बस मैं आपको इतना ही बता दे रहा हूं। मैं अभी G20 भी पूरा आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी केवल क्या देख रहे हैं कि G20 का इस साल का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में होगा। और इंडोनेशिया के बाली में G20 का आपका 17वां सम्मेलन होगा, ठीक। वही G20 का 18वां सम्मेलन न्यू दिल्ली प्रगति मैदान दिल्ली में होगा। कहां? 2023 में होगा। ध्यान रहेगा जी। अभी केवल इतना ही फैक्ट याद रखिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने केवल इतना ही जानकारी अभी रिलीज किया है। अब कब होगा, कौन कौन सा सम्मेलन कहां कहां होगा, जब ये 15 नवंबर को सम्मेलन हो जाएगा उसके बाद हम इसे देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए मतलब इस करंट टॉपिक में इतने ही रखते हैं, आगे देखते हैं। आज के लिए नहीं, अभी और देख रहे हैं, चिंता न कीजिए। चलिए अब इसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज रही पूरे भारत में, री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। चीता को भारत में फिर से लाया जा रहा है। अब इससे संबंधित जितने फैक्ट बन सकते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, सभी मैं यहां पर कवर कर दूंगा। एक ऐसा फैक्ट नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में पूछे और आपसे न बने। तो चलिए देखते जाते हैं भाई इस चीता प्रोजेक्ट से संबंधित। तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इसे कहा गया है, मतलब चीता का भारत में फिर से, चीता का भारत में पुनर्वास, ठीक है, इन्हें फिर से यहां पर लेके आना। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भाई बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले भारत में चीता पाया जाता था, ठीक। और चीता, आखिरी चीता छत्तीसगढ़ में शिकार किया गया, मृत अवस्था में पाया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय राजा के द्वारा शिकार किया गया था, लेकिन मृत अवस्था में बेसिकली वो पाया गया था चीता। तो उसे उसके 2 से 3 साल के बाद उसे चीता को पूरे भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। उसके बाद बहुत प्रयास किए गए, बहुत सारे देशों से चर्चा की गई, चीता को वापस लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। फाइनली ये प्रयास सफल हुआ 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि चीता कहाँ लाया जा रहा है। चीता मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाया जा रहा है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क का नाम है, पालपुर आपका संबंधित जिला है। राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा रहा है कूनो, ठीक। 25 से अधिक चीतों को लाया जाने का प्रस्ताव है। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा 8 चीतों को लाया गया है, लेकिन लगभग लगभग आने वाले 5 साल में 25 से अधिक चीतों को लाया जाएगा। अभी 8 लाया गया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में आते हैं। अगर आपसे पूछ देगी कितने चीतों को लाए जाने का प्रस्ताव है भविष्य में, तो कितने चीते? 25 चीते। और वर्तमान में कितने लाए गए हैं? 8। अब इसमें कूनो नेशनल पार्क का चयन किया गया है, तो जब फॉरेस्ट सर्वे या वन संरक्षण संस्थान जो है भारत का, इस वन्य जीव संरक्षण संस्थान जो है भारत का, इसके द्वारा जब सर्वे किया गया, तो सर्वे में 10 नेशनल पार्क का चयन किया गया था, जिसमें से कूनो नेशनल पार्क की ही जलवायु और वहां के जो वन्य जीव है वो चीता के साथ रहने के लिए अनुकूल पाए गए, ठीक है भाई। चीता के लिए वहां पर पर्याप्त मात्रा में खुराक उपलब्ध है, भाई हिरण है, जिन जानवरों का शिकार चीता कर सकता है बढ़िया तरीके से, वो अवेलेबल है। कूनो नेशनल पार्क की जलवायु संभावित रूप से मिलती है नामीबिया, जहां से ये चीता आ रहा है वहां से, ठीक। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क में बड़े बड़े घास के मैदान है, ग्रासलैंड है। और नामीबिया के ग्रासलैंड से ही चीता आ रहा है, और चीता तो दौड़ने वाला जानवर है, उसको चाहिए भाई लंबे घास के मैदान दौड़ने के लिए। तो इन सब कुछ कारणों के कारण कूनो नेशनल पार्क का चयन किया गया है। तो कुल कितने चयन किए गए थे? 10। 10 में से फाइनल कौन हुआ है? आपका कूनो, ठीक है। इसमें शुरुआत में 8 चीते, जैसे कि बताया 8 चीते लाए गए हैं 17 सितंबर को, ठीक है। 17 सितंबर, इसको 17 सितंबर को स्पेशली क्यों लाया गया आप सभी को तो पता ही, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, और उसी जन्मदिन के अवसर पर ही इन्हें कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने भारत में चीतों के पुनर्वास की योजना बनाई है। अगर यह योजना किसने बनाई है? तो फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ भी तुक्का नहीं मार देंगे, भारतीय वन्य जीव संस्थान, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने इसकी योजना बनाई है। इसे ही टिक मारेंगे अगर क्वेश्चन आता है।
कब चीता को विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में घोषित किया गया था, क्योंकि 1947 में चीता छत्तीसगढ़ में मृत अवस्था में पाया गया था। इसीलिए 1952 में देश में चित्तीदार चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। ठीक, इसके अलावा अगला फैक्ट याद रखेंगे कि अफ्रीकी चीता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपसे हो सकता है ये एग्जाम में ना पूछे। अब चूंकि सारे फैक्ट में इसके कवर कर रहा था तो ये भी कर लिया कि जो अफ्रीकी चीता आ रहा है उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसकी जो बनावट है एशियाई चीतों की तुलना में इनके चेहरों पर अधिक मोटे और धब्बेदार चीते होते हैं। जो दाग धब्बे आपको दिख रहे हैं वो एशियाटिक जो चीता रहेगा उससे ज्यादा रहते हैं। ठीक, संरक्षण की स्थिति ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे आपको याद रखना है कि भाई इन चीतों को आईयूसीएन की रेड लिस्ट, अब आईयूसीएन बिल्कुल चर्चा में आ गया। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में जो संकट में वन्य जीवों की प्रजाति है उनकी एक लिस्ट जारी करता है, जिसे रेड लिस्ट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी है कि भाई ये असुरक्षित है, ये सुरक्षित है, या ये संकटग्रस्त है, ये घोर संकटग्रस्त है, ये विलुप्त है, या ये विलुप्त प्राय है। ऐसा अलग अलग बहुत सारा कैटेगरी है कि भाई ये आपका स्टिंक्ट है, ये आपका वल्नरेबल है, डेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, तो ये अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसमें से ये जीव कौन सी कैटेगरी में है आपको वो टर्म याद रखना है। एनवायरमेंट भी है आपके सिलेबस के अंतर्गत। एनवायरमेंट में सारा कैटेगरी आप बिल्कुल पढ़ेंगे, आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। तो संरक्षण की स्थिति ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। किसे? अफ्रीका के चीता को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, लेकिन एशिया के चीता को क्रिटिकली इंडेंजर्ड सॉरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। तो अफ्रीका का चीता जो अफ्रीका नामीबिया से आया है वो वहां वल्नरेबल है, और वल्नरेबल मतलब उन्हें खतरा है, उन्हें वन से विलुप्त होने का खतरा है। संकट अभी आया नहीं है, लेकिन उनके वन के वास में खतरा है, आने वाले समय में हो सकता है विलुप्त हो जाए अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया। ये कहलाता है वल्नरेबल। लेकिन घोर संकटग्रस्त कहने का मतलब ये बिल्कुल घोर संकट में है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहने का मतलब ये वन से विलुप्त ही होने वाले हैं, एकदम गिने चुने 10-5 बचे हैं, अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो पूरे भारत में और एशिया में एशियाई चीतों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। अब विलुप्त क्यों नहीं घोषित किया गया? भारत सरकार ने तो इसे विलुप्त घोषित कर दिया 1952 में, तो इन्हें सीधा एक्सटिंक्ट घोषित कर देना था, विलुप्त हो गए हैं। क्योंकि ईरान में कुछ कुछ एशियाई चीते हैं अभी भी। ठीक है, वहां पर संरक्षित करके रखा गया है, बाकी जगह नहीं है। भारत सरकार ने उसे विलुप्त घोषित कर दिया। तो ये फैक्ट याद रखेंगे कि अफ्रीका चीता कौन सी श्रेणी में है? सुभेद्य या वल्नरेबल। सुभेद्य को असुरक्षित भी कुछ जगह लिखा रहता है, दोनों एक ही है। और अति संकटग्रस्त या घोर संकटग्रस्त भी लिखा रहता है, दोनों एक ही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1981 में की गई थी, लेकिन इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया है? 2018 में। ठीक है, ये खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में वन क्षेत्र के अंतर्गत ये सम्मिलित है। अगर ऐसा नाम पूछता है तो आप टिक मार सकते हैं, हालांकि नहीं पूछेगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये प्लेन, भैया चीता के लिए प्लेन को बिल्कुल कस्टमाइज किया गया है। चीता देखे तो उसको लगे कि किसी बड़े से चीता के अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है, जोक्स अपार्ट। भाई चीता नहीं, चीता को बेहोश करके लाया गया था, लेकिन प्लेन को पूरा कस्टमाइज किया गया है। चीते का पूरा पेंटिंग वहां पे लगाया गया है, पिक्चर लगाया गया है। तो वो प्लेन कौन सा है? रट लेना है नाम, बोइंग 747। ठीक है, किसमें लाया गया है? बोइंग। बोइंग जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है। बोइंग एक जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है जो दुनिया के बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करती है। उसी के एक जहाज बोइंग 747 से नामीबिया से कहाँ लाया गया है? भारत लाया गया है। ध्यान रहेगा, जिसमें 8 चीता को लाया गया है, जिसके अंतर्गत 5 मादा है और 3 नर। इतना जानकारी तो अभी तक न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ ही डाले होंगे, और जो कुछ अन्य जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। ध्यान रहेगा जी।
तो चलिए मैं आज के सेशन के लिए इतना ही रखता हूं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एसआई के लिए हमारे यहाँ 10 नवंबर के बाद मेंस की कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। 10 नवंबर के बाद मेंस की कक्षाओं का आनंद बिल्कुल लें, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो यदि आप मेंस की कक्षाएं भविष्य में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी से संस्थान आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही एसआई की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए एसआई की टेस्ट सीरीज बुकलेट मार्केट में जल्द से जल्द पब्लिश की जाएगी। साथ ही ये सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में पीडीएफ के माध्यम में भी उपलब्ध होगी। आप दोनों जगह से इसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी डाउट हो, किसी को भी डाउट हो, कोई भी दुविधा हो, आप बिल्कुल हमसे बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो सेशन को लाइव चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, हम बिल्कुल लाइव आ सकते हैं। और इसके अलावा मेहनत करें, तैयारी करें, रगड़ के एसआई की तैयारी करें, प्रीलिम्स एग्जाम दें और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद फिर मेंस की तैयारी तो धड़ाधड़ पढ़ाई भी करना है, धड़ाधड़ दौड़ाई भी करना है, वो तो आप बिल्कुल करेंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन भी इस वीडियो के बाद जल्द ही पब्लिश होगा। तब तक इसे पढ़ें, रिवाइज करें और एंजॉय करें। त्योहारों का समय चल रहा है, त्योहार भी बकायदा एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।